अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये बैग पैकिंग करके तुम कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल रहा था कि पीछे से बाबा ने आवाज़ देकर रोक लिया और सवाल करने लगे। एक ज़रूरी काम है, जल्द वापस आ जाऊँगा बाबा। उसने पलटकर मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो उसे तीखी नज़रों से घूरने लगे। और मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा ज़रूरी काम है वो किस कदर ज़रूरी है। बस कर दो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, इन कामों को छोड़ दो। उन्होंने बेटे को देखते बेहद लाचारगी से कहा। उनके चेहरे पर खौफ के आसार वाज़िया तौर पर दिखाई दिए जा सकते थे, जबकि इब्राहिम ने तो उनके लहजे में लर्जिश भी महसूस की थी। किसी की ज़िंदगी बचाना, नेक काम करना गुनाह तो नहीं है जो आप मुझे रोक रहे हैं? उसने हैरत से सवाल किया। वो जानता था कि अभी बाबा के खौफ के शिकंजे में आ गया तो वो इस घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगा, लेकिन उस नेकी की बदौलत अपने बाप को हर पल का खौफ देना वो ठीक है। हर पल ये खौफ सताए रखे कि कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्या ये ठीक है? वो सवाल पर सवाल करने लगे और धीरे धीरे चलते हुए इब्राहिम के मुकाबिल आ खड़े हुए। कुछ नहीं होता, मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप परेशान ना हो और अपना ख्याल रखिएगा, जल्द वापस आ जाऊंगा। इब्राहिम ने आगे बढ़कर उनके गले लगते हुए मुकम्मल तौर पर तसल्ली देते हुए कहा, जबकि वो अभी भी मुतमईन नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम को खुद से दूर करते हुए बेहद दुरुस्तगी से उसके चेहरे को देखा। एक शर्त पर जाने दूंगा, अगर तुम मान लेते हो तो ठीक है, वरना तुम इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को खो देने के बाद मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकता। उन्होंने हाथ उठाकर साफ गोई से कहा, यानी कि वो अपने फैसले पर अटल थे। साथ ही अपनी बीवी और बेटे का जिक्र किया जो चंद बरस पहले ही वफात पा गए थे। कौन सी शर्त? इब्राहिम ने हैरत से पूछा। वापस आकर तुम रानिया से शादी करोगे और अगर मगर का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तुम्हें यह फैसला मंजूर है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से तुम्हें इस घर से निकलने की इजाज़त नहीं मिल सकती। तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे और तुम यहीं मुकीद रह जाओगे। उनका चेहरा सपाट था, गोया अब वो अपने फैसले से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होने वाले। जबकि इब्राहिम बाबा की ये शर्त सुनकर साकित हो गया था। उसे समझ नहीं आई कि अब उन्हें मना कैसे करे, कैसे वहाँ से जाए, क्योंकि उसे रानिया से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कैसी शर्त है? मुझे रानिया से शादी नहीं करनी, और आप जानते भी हैं कि मैं पहले भी इनकार कर चुका हूँ, तो हर मर्तबा यही बात क्यों दोहराते हैं? इब्राहिम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उन्हें इनकार किया और कोफ्त में मुब्तला हुआ। फिर तुम यहाँ से नहीं जा सकते, चलो वापस अपना सामान कमरे में रखो, मुलाजिम दरवाजे बंद कर देते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए इब्राहिम का बाजू पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगे। बाबा क्यों परेशान कर रहे हैं? अब जानते हैं कि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और मुझे यहाँ रोक रहे हैं। न जाने कितनी ज़िंदगियाँ दांव पर लगी होती हैं। अगर मैं ना गया तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। कि आपको ज़रा सी भी नदामत नहीं होगी कि आपके रोक देने पर कितनी ही ज़िंदगियाँ और कितने ही घर उजड़ जाएंगे? इब्राहिम ने बेबसी से कहा। वो बाबा की शर्त से आजिज़ आ चुका था और बेहद बेबसी से बोला था, परेशान तो मुझे तुम कर रहे हो, मैं नहीं। वैसे भी तो तुम्हारी उम्र शादी की हो चुकी है, तो रानिया में क्या बुराई है जो तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? अगर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ खदशात के बावजूद, तो तुम भी मेरी बात मान लो। उन्होंने अब की मर्तबा शादी ना करने की वजह पूछते अपने साबका अटल लहजे में कहा, मैं रानिया से मोहब्बत नहीं करता और ना ही मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है, तो क्या जोड़ और बेजोड़ रिश्ता निभाने का कोई फ़ायदा होगा? उसने सवाल किया। तुम उसे बचपन से जानते हो और मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी रानिया से ही हो। अभी तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन शादी हो जाने के बाद तुम्हारी सारी तवज्जो का मरकज़ ही वो बन जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची है। उन्होंने नरमी से समझाने की कोशिश की, जबकि इब्राहिम रानिया की इस कदर तारीफ पर ज़िद होने लगा। ठीक है बाबा, मैं शादी कर लूँगा, अब मैं जाऊँ?
उसने खौफजदा लहजे में अपनी रजामंदी दी। फिल वक्त कोई और चारा भी तो नहीं था। तुम सच कह रहे हो? उन्होंने बेटे से यकीन दिलाने के लिए फिर से पूछा। जी मैं सच कह रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वो संजीदगी से सर हिलाता बाबा के गले लगा और फिर अपना बैग घसीटता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि इब्राहिम के बाबा फ़ोन जेब से निकालकर रानिया को कॉल करने लगे ताकि उसे बता सकें कि इब्राहिम शादी के लिए मान चुका है। उनके लिए ये बात किसी खुशखबरी से कम नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आने वाले वक्त में इब्राहिम उनकी ख्वाहिश खाक में मिला देगा। ममानी, मुझे आपसे बात करनी है। परीसा ने ममानी से बात करने की तमहीद बांधी। बात करते हुए वो खौफजदा हो रही थी। जानती थी कि ममानी आगे से झड़क देंगी, लेकिन बात करना भी तो ज़रूरी था। हाँ बोलो, क्या काम है? उन्होंने तड़क कर पूछा। वो उस पल अपने काम में मशगूल थी, सर झुकाए क्रोशिये से कुछ बुन रही थी। मैंने कॉलेज की फ़ीस देनी है, कुछ पैसे चाहिए थे, उसने सर झुकाए कहा, जबकि ममानी जो अपने काम में मशगूल थी यकलख्त सर उठाकर परीसा को घूरने लगी, जैसे अभी नज़रों से ही खा जाएंगी। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो तुम्हें दे दूं? बस कर दो पढ़ाई, मेरे लिए नहीं पढ़ती तुम, और ना ही पढ़ लिख कर तुमने कोई डॉक्टर बन जाना है। इस घर में पाल पोस कर बड़ा कर दिया, वही बहुत है। मज़ीद मेरे सर का बोझ ना बनो। मेरा बेटा कोई लाखों नहीं कमा रहा जो तुम पर लौटा दूं, और ना ही मेरे शौहर के पास लाखों रुपए हैं कि खिदमत खल्क पर लगा दूं। यहाँ रहने को पनाह दी हुई है, इसे ही गनीमत समझो। परीसा जानती थी कि ममानी यही बात करेंगी। उन्होंने हर चीज़ गिनवा कर रख दी थी, लेकिन अगर उसने पढ़ाई मुकम्मल ना की तो उसे आगे जाकर कोई नौकरी नहीं मिलने वाली थी, और वो नौकरी करना चाहती थी ताकि अपना जेब खर्च खुद पूरा कर सके। सो इसलिए उसने हिम्मत की कि वो अपने हक के लिए लड़ सके। बाबा की दुकान से तो आते हैं पैसे, उनमें से दे दें। उनकी दुकान से तो अच्छी खासी आमदनी होती है, मामू चंद दिन पहले बता भी रहे थे। परीसा ने सर झुकाए हाथ मसलते हुए सवाल किया। वो जानती थी कि उसके बापा की दुकान थी, वहाँ पर सामान हद से ज़्यादा रखवाया गया था, और महीने के 20 से 25 हज़ार आसानी से दुकान से आ जाते थे। उसने मामू से भी सुन रखा था। अब तू हमसे हिसाब करेगी? तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में? सिर्फ नौकरानी से कम नहीं, लेकिन फिर भी नौकरानी को मैंने पढ़ने की इजाज़त दे दी। इसका मतलब ये तो नहीं कि 4 जमातें पढ़कर तुम मुझ पर ही सवाल जवाब करने की ठान लो। ममानी ने उठकर परीसा के बाल पकड़ लिए और झंझोड़ते हुए गुस्से से बोलने लगी। उसकी बात पर वो आग बगोला हो गई थी। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस देनी थी, बाबा की दुकान पर मेरा ही हक है, परीसा ने गिड़गिड़ा कर कहा। दर्द से उसके सर में टीसें उठने लगी थी, लेकिन ममानी ने उसे नहीं छोड़ा। वो मुसलसल उसे झंझोड़े जा रही थी। खाला छोड़ें, क्यों मार रही हैं? क्या हो गया है? बाहर गली में भी आपकी चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है। उसी लम्हे पड़ोसन में परीसा की ममानी की भांजी राबी फौरन भागती हुई आई। वो परीसा की दोस्त भी थी और परीसा की ममानी के होने वाली बहू भी। उसने परीसा को दूर करते हुए फिक्रमंदी से पूछा, ये मुझसे हिसाब किताब कर रही है, सोचा इसके हिसाब किताब पूरे कर लूं। वो भांजी के कहने पर परीसा को झटका देकर खुद से दूर करती हुई तलखी से बोली, जबकि परीसा नम आंखों से ममानी को देखने लगी। तुम चलो यहाँ से। राबी उसे लेकर कमरे में चली आई। क्या हुआ है? खाला क्यों तुम्हें मार रही थी? अब फिर से किस मौजू पर जंग छिड़ गई थी कि बात हाथापाई पर आ गई? उसने परीसा से सवाल किया तो परीसा ने उसे सारी गुफ्तगू बता दी। तुम्हें नौकरी कर लेनी चाहिए, कब तक इनके आगे हाथ फैलाओगी? माना कि तुम्हारी दुकान से जो तुम्हारे बाबा का हिस्सा है उसमें से तुम्हें कुछ नहीं देते, लेकिन क्या सारी जिंदगी तुम इन्हीं की मोहताज रहोगी? अकल से काम लो और अपने लिए लड़ो। पहले नौकरी करो, फिर अपना हक भी ले लेना। बज़ाहिर तो वो ममानी की भांजी थी, लेकिन हर पल परीसा की दिलजोई करने में लगी रहती थी। अभी भी उसे नौकरी करने का मशवरा दे रही थी। मैं नौकरी कहाँ करूँ? अभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई और ना ही मुझे ममानी इजाज़त देंगी, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ही नौकरी तलाश करूँ। बिना पढ़ाई मुकम्मल हुए कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलने वाली।
परीसा ने सर झुकाए अपना इरादा बताया। अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करके देखती हूँ। तुम्हें करनी है तो बता दो। उसने परीसा को तसल्ली देते हुए नौकरी ढूंढने की इजाज़त मांगी ताकि बात आगे बढ़ा सके। मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को कौन नौकरी देगा? उसने राबी को सवालिया निगाहों से देखा। कोई बात नहीं, नौकरी का पता करवा लेते हैं। फिलहाल के लिए अगर तुम्हें फीस देनी है तो मैं तुम्हें उधार दे देती हूँ, तुम फीस दे दो। लेकिन जब तुम्हारे पास पहली तनख्वाह आएगी तो उसमें से मुझे ट्रीट भी दे देना, और फिर तुम उधार भी मेरा वापस लौटा देना। परीसा राबी की बात सुनकर मशकूर निगाहों से देखने लगी। बाबा के जाने के बाद वही उसकी दिलजोई करने के लिए चली आती थी। हालांकि उसका रिश्ता तो ममानी से था, लेकिन ममानी से ज़्यादा वो परीसा के करीब थी। अभी भी वो उसकी यूं मदद कर देने पर एहसानमंद नज़रों से देखती रही। इब्राहिम सुल्तान अपने वालिदैन का बेहद होनहार बेटा था। उसका एक बड़ा भाई भी था। चंद बरस पहले इब्राहिम का बड़ा भाई और उसकी मामा का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद इब्राहिम के बाबा हर वक्त खौफजदा से रहते थे। जबकि इब्राहिम एक सीक्रेट एजेंट था जिसका काम हमेशा ख़तरे में रहकर होता था। उसके बाबा उसके हर काम के बारे में बखूबी वाकिफ़ थे। वो बेटे को मना करते थे कि वो किसी की भी मदद ना करे, क्योंकि वो एक बेटे और अपनी बीवी को खो चुके थे। लेकिन इब्राहिम बाबा के खौफजदा होने के बावजूद अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। उसके बाबा चाहते थे कि इब्राहिम सुल्तान उनकी भांजी यानी रानिया से शादी कर ले, और वो शादी भी इसीलिए करवाना चाहते थे कि रानिया खुद ही इब्राहिम से नौकरी छुड़वा देगी। लेकिन दर हकीकत इब्राहिम को रानिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। और दूसरी जानिब परीसा जो अपनी ममानी के घर रहती थी, उसकी वालदा बचपन में ही इंतकाल कर गई थी, जबकि बाबा का इंतकाल चंद बरस पहले हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। ममानी का एक बेटा समीर था जो बैरून मुल्क मुकीम था और मामू घर में ही होते थे। परीसा के बाबा की एक दुकान थी जो मामू संभालते थे, लेकिन उसका एक भी रुपया परीसा को नहीं दिया जाता था। वो कॉलेज जा रही थी, लेकिन मुश्किल उसकी कॉलेज की कभी फीस दी जाती और कभी नहीं दी जाती। ममानी की भांजी और उनकी होने वाली बहू राबी से परीसा की बेहद दोस्ती थी। वो अपनी ज़िंदगी यूं ही मुश्किलात में गुजार रही थी। जब राबी ने उसे नौकरी करने का कहा तो उसने हामी भर ली ताकि वो अपने अखराजात खुद पूरे कर सके। लेकिन दिल में कई खदशात थे कि अधूरी पढ़ाई के बायस शायद ही कोई नौकरी मिल पाए। मुझे तुम्हारी नौकरी के लिए एक बेहतरीन जगह मिली है। अब अगर तुम करना चाहती हो तो वहाँ चली जाना। मैंने अपनी दोस्त से बात कर ली है। वहाँ मेरी एक दोस्त भी काम कर रही है। वो कह रही थी कि अच्छी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें काम भी समझा देगी, इतना मुश्किल भी नहीं है, आसानी से कर लोगी। दूसरे दिन राबी चली आई और उसने परीसा को नौकरी के बारे में बताया। वो यूं इस कदर जल्द जवाब पर हैरान थी, जाने राबी ने कहाँ से पूछकर उसे नौकरी का बताया था। तुमने उन्हें बताया था कि मेरी अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, ये ना हो मैं वहाँ जाऊँ तो 100 तरह के सवालात करना शुरू कर दें। परीसा ने जहन में घूमता सवाल उससे किया ताकि अभी से तमाम बातें तय हो जाएं, वहाँ जाकर मुश्किल दरपेश ना आ सके। हाँ, ये बात मैंने उनसे कर ली थी, तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। राबी ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। उसी लम्हे ममानी चली आई। भांजी तुम मेरी हो और हमेशा साथ तुम इसका देती हो। मेरी नाक के नीचे ये खेल चल रहा था। आज तुम्हारी माँ से बात करूँगी, मतलब मेरी पीठ पीछे तुम इसे नौकरी करने के मशवरे देती हो, और आज इसकी मदद करने के लिए डायरेक्ट किसी से बात भी कर ली। देखो राबी, ये सब मुझे सख्त नागवार गुजर रहा है। तुम्हारी दोस्ती भी एक आंख नहीं भाती, लेकिन मुरवतन मैं चुप थी, मगर अब तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। ममानी शायद उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी और अब राबी को आड़े हाथों लिए उसे खरी खरी सुनाने लगी। साथ ही उसे धमकी भी दे डाली कि वो राबी की अम्मी से बात करेंगी। खाला नौकरी करने दें, क्या हो जाएगा? आप भी जेब खर्च नहीं देती, अगर ये अपना खर्चा खुद उठा लेती है तो अच्छी बात नहीं है। आपके सर पर भी बोझ नहीं बनेगी और अपना बोझ खुद उठा लेगी। राबी ने उठकर परीसा को देखते हुए नरमी से कहा, तो इसकी आड़ में बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं रही। भांजी मेरी है, लेकिन सगी तुम्हारी बनी हुई है।
तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। मोमानी ने राबी को जवाब देने के बजाय परीसा की जानिब बढ़ते हुए कहा, लेकिन राबी जानती थी कि मोमानी उसे अपने तशद्दुद का निशाना बनाएगी, इसलिए फौरन बीच रास्ते में आ गई। बस कर दें खाला, क्या हो गया? तुम जाओ कमरे में, मैं आकर तुम्हें बाकी की तफसीलात बताती हूँ। खामोशी से सर झुकाए परीसा जो खौफजदा खड़ी थी, उसने राबी की बात सुनकर कमरे का रुख किया, जबकि राबी खाला की जानिब मुतवज्जो हुई। मेरी बात सुने, अगर ये नौकरी कर लेगी तो कल को मेरे सर पर भी बोझ नहीं बनेगी और ना ही आपके सर पर बनेगी। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो फिर इसकी शादी भी कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसे नौकरी करने दे। हमारा बोझ बनने से यही बेहतर होगा। राबी ने खाला से कहा तो वो उसकी बात सुनकर गहरी सोच में मुब्तला हो गई। कहीं ना कहीं राबी की बात उनके दिल को लग गई थी, जबकि राबी अपनी इसी सोच पर खुद को शाबाशी देने लगी कि खाला को उसने जैसे तैसे भी करके आखिरकार समझा ही लिया था। अगले 2 दिन बाद ही परीसा वहां पर इंटरव्यू देने चली आई, जहां राबी ने उसे बताया था। ऑफिस में दाखिल हुई तो कुछ अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। हर लड़की सर झुकाए काम में मसरूफ थी और परीसा को देखकर किसी ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। उसने सबकी जानिब मुस्कुराकर देखा, लेकिन हर लड़की ने उसे जवाबन कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो लिफ्ट के जरिए ऊपर आई जहां पर उसका इंटरव्यू होना था। अभी वो बीच रास्ते में ही थी कि उसकी निगाह ऑफिस की दूसरी जानिब एक कमरे के दरवाजे के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। समीर यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बैरून मुल्क में काम करता है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या काम? अगर ये पाकिस्तान में होता है तो झूठ क्यों बोलता है? परीसा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। समीर एक लड़की के साथ वहां बैठा बातों में मशगूल था और मुस्कुरा रहा था। परीसा बड़बड़ाई तो अचानक उसे पीछे से किसी ने हाथ थामकर घसीटा और एक कमरे में ले गया। आप कौन? परीसा कमरे में आई तो सर उठाकर देखा, सामने एक खूबरू सा शख्स मौजूद था। उसके चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी थी और वो खूनख्वार नजरों से परीसा को देख रहा था। यही मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और फिर इस ऑफिस के दरवाजों से क्यों झांक रही थी? क्या नौकरी करने की आड़ में टांका झांकी करने आती हैं? उसने चबा चबा कर पूछा। वो तो मैं देख रही थी कि मेरा मामू ज़ाद यहाँ क्या कर रहा है। असल में तो वो बैरून मुल्क काम करता है, तो मेरे लिए ये हैरत अंगेज मंजर था। उसने गड़बड़ाकर जवाब दिया तो सामने वाले ने उसे ताज्जुब से देखा। क्या तुम सच कह रही हो कि वो तुम्हारा मामू ज़ाद है? मुकाबिल के सवाल पर उसने सर हाँ में हिलाया। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, तुम सच बोल रही हो या फिर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? सामने वाला यकीन दहानी करना चाहता था, जबकि परीसा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ कि बार बार सवाल क्यों दोहरा रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूँगी? ये मेरा कज़न है और इसका नाम समीर है। परीसा ने पूरे वसूख से जवाब दिया। उसके जवाब पर वो शख्स उसके करीब आने लगा। उसे सामने वाले से बेहद खौफ महसूस होने लगा था। उसकी निगाहों में अजीब सा खून उतरा हुआ महसूस हुआ। वो बुदक कर उल्टे कदम पीछे होती जा रही थी। आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था यहाँ कुछ ऐसा भी चल रहा होगा। मेरे कज़न को बुला दें, मैं यहाँ से जाऊँ। परीसा ने पीछे हटते हुए खौफजदा लहजे में कहा और समीर को बुलाने के लिए बाहर जाने को लपकी। एक और सवाल पूछता हूँ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था? यानी कि किसके कहने पर तुम यहाँ आई हो? तुम्हें नौकरी तलाश करने में किसने मदद की? वो शख्स फौरन दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ और संजीदा लहजे में सवाल करने लगा। मेरी दोस्त ने, यानी कि जो मेरा मामूजाद समीर है, उसकी होने वाली बीवी ने। मेरी मोमानी की सगी भांजी भी है। परीसा ने पीछे हटते हुए ट्रांस की कैफियत में उसे एक ही सांस में जवाब दिया, जबकि वो मुकाबिल शख्स जो भेस बदले हुए इब्राहिम सुल्तान था उसके करीब आता गया। परीसा दरवाजे से जा लगी। देखो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं नौकरी के लिए यहाँ आई थी। आप मुझे जाने दें, देर हो गई है। मज़ीद वक्त लगा तो मोमानी बहुत मारेगी। वो हिचकियों के दरमियान बमुश्किल बोली। इब्राहिम सुल्तान के चेहरे पर ख़तरनाक तासुरात आए। ऐसे कैसे भला? क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। उसके मायने खेज़ अंदाज पर वो सहम गई। इब्राहिम सुल्तान
अंडर वर्ल्ड में काम करता एक सीक्रेट एजेंट था। वो यहाँ लाई गई मासूम लड़कियों को बचाता था, लेकिन परीसा में कुछ अलग था जो उसे अपनी तरफ खींचने लगा। वो भागने लगी कि उसे बाजू से दबोच लिया। मेरे साथ नहीं, प्लीज़, वो चीखी। निकाह करोगी मेरे साथ? इब्राहिम हैरान हुआ खुद पर कि उसने निकाह की ऑफ़र की है। होश तब आया जब परीसा झूलती हुई उसकी बाहों में गिर गई और इब्राहिम सुल्तान को यहाँ आए 5 दिन हो चुके थे। इस जगह लड़कियों को नौकरी के झांसे में बुलाकर उन्हें चंद दिनों बाद अगवा कर लिया जाता था या फिर उन्हें उठा कर ले जाते थे, और कंपनी वाले भी अपनी लाइल्मी का इजहार कर देते थे कि वो तो नहीं जानते कि उनकी वर्कर को कौन उठा कर लेकर जा रहा। इब्राहिम के लिए मामला संगीन से संगीन होता जा रहा था और वो वजह नहीं जानता था कि आखिर उसके पीछे है कौन। और आज परीसा का यूं सामने नज़र आ जाना और उसका खौफजदा होना, उसके बाद ये दावा करना कि वो समीर की कज़न है, इसे उलझा गया था। इसे कभी लगता कि परीसा भी इस सारे मामले में मुलव्विस है, और दूसरी जानिब उसे समीर की होने वाली बीवी राबी पर भी कई हद तक शक सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो परीसा को अपने एतमाद में ले या फिर ना ले, लेकिन यहाँ मौजूद कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़तरे में थी और उसे उन लड़कियों को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी परीसा पर एतमाद करना था, और उसे सारी हकीकत से आगाह करके समीर तक पहुँचना था, क्योंकि उसका शक समीर और राबी पर जा रहा था और उसे अब मामले की तह तक पहुँच कर ही दम लेना था ताकि असल मुजरिम तक पहुँच सके। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत। क्या परीसा किसी नई मुसीबत में फंस गई थी, या राबी वाकई उसकी खैर ख्वाह थी? क्या इब्राहिम परीसा के लिए कोई फरिश्ता बनकर आया था जो उसे इस शिकंजे से बचा पाएगा, या फिर वो किसी नई मुसीबत में फंस गई थी? ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा। अब देखते हैं कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। परीसा को जब होश आया तो वो एक कमरे में मौजूद थी और वो ऑफिस नहीं था। उसने आंखें खोलकर दाएं बाएं देखा तो कमरा बंद था। वो उठी और दरवाजे के पास आकर जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। कोई है? दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे जाने दो यहाँ से। यहाँ क्यों लेकर आए हो? खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दो। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। थोड़ी ही देर बाद इब्राहिम सुल्तान वहाँ चला आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। शोर क्यों मचा रही हो? उसने आते साथ ही धीमी आवाज़ में आंखें दिखाते परीसा से सवाल किया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं तो इंटरव्यू देने गई थी, ये वो वाली जगह नहीं है। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाकर इब्राहिम सुल्तान की जानिब देखते हुए तड़प कर कहा। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था और वो दिल ही दिल में खौफजदा सी इब्राहिम सुल्तान को देख रही थी। न जाने वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। उसके जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। मुझे तुमसे बात करनी है और वो बात बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हें तहम्मुल से मेरी बात सुननी होगी, और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा, वो भी खैरियत से। इब्राहिम सुल्तान ने उसे बेहद नरमी से कहते हुए बात करने की कोशिश की, जबकि परीसा नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या आप मुझे अगवा करके ले आए हैं? वो अपने दिमाग में गर्दिश करते खौफ को ज़बान पर ले आई, जबकि इब्राहिम फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगा। उसकी छठी हिस्स काफ़ी तेज़ थी। वो दिल ही दिल में और परीसा के खौफ को इस कदर जल्द भांप लेने पर मुस्कुराया। मैं तुम्हें अगवा करके नहीं लाया और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला हूं। अब तुम्हें तहम्मुल से मेरी बात सुननी है, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा, और वो भी सही सलामत। ये मेरा तुमसे वादा है। बजाय इनकार करने के एक बात तो सुन ही सकती हो ना। उसकी बात सुनकर परीसा को कुछ लम्हे के लिए ही सही, लेकिन यकीन आ गया कि वो उसे खैरियत से घर छोड़ देगा। सो वो सर हिलाती हुई वहीं बैठ गई। तुम्हारा मामूजाद समीर लड़कियों को बेचता है। वो नौकरी के बहाने लड़कियों को अगवा करवा लेता है, और इस काम में मेरे ख्याल में तुम्हारी दोस्त यानी समीर की होने वाली बीवी भी शामिल है। उसी ने तुम्हें नौकरी के लिए भेजा था, और मुझे पूरा यकीन है
कि वो भी इसी काम में मुलव्विस होगी। इब्राहिम सुल्तान की बात सुनकर वो आंखें खोले उसे देखने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, फजूल में इल्जामात मत लगाएं। परीसा ने फौरन उसकी बात को रद्द कर दिया। पहले बात सुन लो, फिर तय करना कि ये सच है या फिर झूठ। खैर, मैं बहुत मुश्किल से ऑफिस से तुम्हें निकाल कर यहाँ लाया हूँ। अगर ज़रा सी भी समीर को भिनक पड़ जाती कि तुम वहाँ आई हो तो वो तुम्हें भी बेच डालता। अब ये तुम पर है कि तुम अपनी दोस्त से क्या झूठ बोलोगी। मैं जानता हूँ कि यह हकीकत तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ देह है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि जैसे तुम्हारी जान इस मुसीबत से बच चुकी है तो बाकी लड़कियों के लिए भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इब्राहिम की बात सुनकर परीसा फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि राबी ये हरकत भी कर सकती है, और ना ही समीर पर उसे इस कदर घनावनी हरकत का यकीन था। मगर राबी ऐसा क्यों करेगी? वो तो मेरी एक अच्छी दोस्त है, और एक लड़की होकर किसी की इज्जत दांव पर लगाना आसान तो नहीं। वो बेयकीनी से बड़बड़ाकर बोली, लड़कियां मोहब्बत में हर संगीन अमल कर जाती हैं। इस हिसाब से तो तुम समीर को भी यही कह सकती हो। वो घर से झूठ बोलकर ये निकला है कि वो बैरून मुल्क काम करता है, लेकिन हर हकीकत वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपना जुर्म छुपा कर रखता है। वो अपने लहजे और तासुरात से कभी जाहिर नहीं होने देता कि वो मुजरिम है। किसी के चेहरे से उसकी आदत और अमल कभी भांपे नहीं जा सकते। इब्राहिम ने संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की। अब तुम बताओ कि तुम मेरी मदद कर सकती हो या नहीं। तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि उस ऑफिस में काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो समीर के जाल में फंसने वाली हैं, और उनकी जान को ख़तरा है, जान के साथ इज्जत को भी। और तुम बेहतर जानती होगी कि इज्जत से आगे एक औरत के लिए कुछ भी नहीं होता। इब्राहिम ने ढके छुपे लफ्ज़ों में परीसा को समझाना चाहा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझसे जितना हो सका मैं करने की कोशिश करूँगी, आप बता दें। उसने सर हाँ में हिलाते हुए सवाल किया, हालांकि दिल ही दिल में वो डर रही थी। तुम ऐसे तो मेरी मदद नहीं कर पाओगी, लेकिन क्योंकि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। समीर इस कदर सफाक मुजरिम है कि वो तुम्हें अपने घर से भी उठवा सकता है, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इब्राहिम ने गड़बड़ाकर कहा। उसे डर था कि परीसा न जाने क्या रद्द अमल दे। लेकिन मेरी मदद से आपसे शादी करने का क्या ताल्लुक? मदद तो किसी भी तरीके से की जा सकती है। उसने नासमझी से इब्राहिम को देखकर सवाल किया। वो इसलिए कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, और उसके बाद तुम समीर के घर में जितने दिन भी रुखसती से पहले मौजूद रहोगी, उन दिनों में समीर के कमरे से उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें निकालोगी, और साथ ही राबी पर भी नज़र रखोगी कि वो क्या करती है। फिर गाहे बगाहे तुमने वहाँ पर चक्कर लगाने हैं, वो भी मेरे साथ ही लगाओगी, और हो सका तो एक आध रात भी तुम्हें वहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा देर तुम वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि उनका शक ज़रा सा भी तुम पर गया तो वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। इसलिए हमें हर मामले पर कड़ी निगाह डालकर ये सब कुछ करना होगा। इब्राहिम की बात मुकम्मल सुनकर परीसा को समझ आ गया कि वो उससे शादी क्यों करना चाहता है। अगर समीर के ऑफिस में आप मौजूद हैं तो उसने आपको देख रखा होगा, और हो सकता है राबी भी आपको जानती हो, तो शक आप पर चला जाएगा। परीसा ने पुरसोच लहजे में कहा तो इब्राहिम यकलख्त मुस्कुराया। बज़ाहिर तो परीसा उसे मासूम लड़की दिखाई देती थी, लेकिन वो इस वक्त बेहद समझदारी का मुजाहरा कर रही थी। परीसा की बात सुनकर उसने अपने चेहरे से दाढ़ी और बाकी सारी चीज़ें उतार दी। अब वो सामने बिल्कुल उस हुलिये में मौजूद था जो वो अपने घर में होता था। मेरा असल चेहरा और असर शनाख्त ये है, तो तुम बेफिक्र रहो, वो पहचान नहीं पाएंगे। इब्राहिम की बात सुनकर उसने सर हिला दिया। अब मैं तुम्हें घर छोड़कर तो नहीं आ सकता, तुम्हें खुद ही घर जाना होगा, और राबी से किसी किस्म का झूठ बोल देना। तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं होगा, तो ये तुम छुपा कर रख सकती हो। कोई भी खटके वाला मंजर देखो या कोई बात सुनो तो मुझे फ़ोन कर लेना। इसमें बैलेंस भी मौजूद है, और मेरा नंबर भी पहले से सेव है। इब्राहिम ने उसे पूरी तफसील से आगाह करते हुए एक फ़ोन उसे थमाया। अब वो आसानी से उसकी बात समझ चुकी थी। अगले 2 दिन बाद ही इब्राहिम अपनी टीम की एक अधीड़ उम्र खातून के साथ रिश्ता मांगने के लिए चला आया। ममानी को ताज्जुब हुआ कि इस कदर अचानक रिश्ता कैसे आ सकता है।
लेकिन प्लान के मुताबिक चलने के लिए परीसा को वही सब करना था जो इब्राहिम ने कहा था। राबी को तो आते साथ ही उसने यही बोल दिया था कि उसकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी, तो वो इंटरव्यू देने नहीं गई, और उसकी निगाह राबी पर हर दम रहती थी। वो फ़ोन पर समीर से बात करती रहती थी और दोनों ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करते थे। राबी को यही लगता था कि परीसा की तबीयत वाकई ख़राब थी। उसने धीरे धीरे करके समीर के कमरे से ज़रूरी कागजात और इब्राहिम से पूछकर हर वो चीज़ उठा ली थी जो उनके काम आ सकती थी, या फिर जिनसे समीर के मुजरिम होने का सबूत मिल सकता था। मुझे ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा है। वो जहेज भी नहीं लेना चाहते। अच्छा है कि तुमसे जान छूट जाएगी। 2 दिन बाद ही मोमानी ने परीसा को गोया अपना फैसला सुनाया। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने इब्राहिम के बताए हुए प्लान पर अमल करते हुए शादी से इनकार कर दिया। लेकिन इस रिश्ते से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं होगा। कल को कोई और रिश्ता आया तो वो जहेज का मुतालबा करेंगे। मैं तुम्हें जहेज नहीं दे सकती। ये तुम्हें 2 जोड़ों में रुखसत करके ले जाना चाहते हैं। मेरे लिए तो ये किसी इनाम से कम नहीं है। बेहतर होगा कि तुम बिना कोई चूं चरां किए शादी के लिए रजामंद रहना। मैं उनको चंद दिनों के बाद निकाह की तारीख दे दूंगी। मोमानी ने परीसा को सख्त लहजे में कहा, अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो आप क्यों करना चाहती हैं? उसी लम्हे राबी चली आई और उसने परीसा के गले में बाहें डालते बेहद मोहब्बत से कहा, जबकि परीसा राबी को शकी निगाहों से देखते उससे थोड़ा दूर हुई। राबी, मैं देख रही हूँ कि तू आजकल इसकी बहुत ज़्यादा तरफदारी कर रही है। ये ना हो कि मैं तुमसे तमाम रिश्ते तोड़ दूँ। बेहतर होगा मेरे मामलात से दूर रहो। मोमानी ने अपनी भांजी को गुस्से से धमकी दी तो वो मुंह बसोर कर रह गई। खाला, आप तो हमेशा मुझे ही धमकी देती रहती हैं। मैंने कौन सा कोई गलत बात कर दी? राबी ने खफकी से कहा, गोया वो शिकवा कर रही थी। बजाय इसके कान भरने के और इसे अपने दुख सुनाने के, शादी के लिए तैयार रहना। मैं कोई अगर मगर नहीं सुनूंगी। मोमानी ने अपनी भांजी की बात नज़रअंदाज करते परीसा को तीखी नज़रों से घूरा और फिर वहां से चली गई। तुम्हें शादी नहीं करनी तो इनकार कर दो। मैं तुम्हें अपनी दोस्त के घर छोड़ आऊंगी। जब मामला ठंडा हुआ तो तुम वापस आ जाना। राबी ने मोमानी के जाने के बाद अपनी पेशकश की। मैं मामू को अजियत में मुब्तला नहीं कर सकती, भले अपना दिल मारकर शादी ही करनी क्यों ना पड़े। परीसा ने सर झुकाकर कहा। उसकी आंखों से चंद एक आंसू भी निकल आए थे। चलो फिर तुम अपना दिल मारकर शादी कर लो। मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। जब भी तुम्हारा भला चाहने की कोशिश करती हूँ तुम उसके उलट ही कुछ ना कुछ कर देती हो। तुम्हारी नौकरी के लिए बात की थी, तुम इंटरव्यू देने ही नहीं गई, और अब इस बात से भी इनकार कर रही हो। राबी पांव पटक कर वहां से चली गई, जबकि परीसा दिल ही दिल में मुस्कुराई। गोया इब्राहिम का शक दुरुस्त निकला था। राबी के अंदाज़ व अतवार बता रहे थे कि वो समीर के साथ उसके हर काम में बराबर की शरीक है। अगले 2 हफ्तों बाद इब्राहिम और परीसा का निकाह हो गया। वो इसे लिए अपने घर चला आया, क्योंकि इब्राहिम सुल्तान उसको कहीं और तो रखना नहीं चाहता था। उसने परीसा से इज्जत से निकाह किया था और वो उसे भरपूर इज्जत और मान के साथ अपने घर में ही रखना चाहता था। घर में दाखिल हुआ तो उसके बाबा ने हैरत से अपने बेटे के साथ मौजूद लड़की को देखा। ये लड़की कौन है? वो परीसा को गहरी नज़रों से घूरते हुए पूछने लगे। मैंने इससे शादी कर ली है और ये मेरी बीवी है। इब्राहिम ने परीसा का बाजू थामते हुए पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। मैं वजह पूछ सकता हूँ कि तुमने इससे शादी क्यों की? उन्होंने खूनख्वार निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया। बज़ाहिर तो वो आम से अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनका लहजा चुपता हुआ महसूस हो रहा था। क्योंकि ये मुझे पसंद थी और आप ही की ख्वाहिश थी ना कि मैं शादी कर लूँ, तो मैंने शादी कर ली और अब ये आपकी बहू है। इब्राहिम ने अब की मर्तबा भी ठहर ठहर कर भरपूर संजीदगी से जवाब दिया था। गोया वो यहाँ सोच कर आया था कि उसे कैसे और किस अंदाज में बाबा से बात करनी है। तुमने इससे शादी की और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। बाप को अपने बेटे की शादी में शामिल होना ज़रूरी था ना? और मेरी ये ख्वाहिश तो नहीं थी कि तुम इस लड़की से शादी कर लो। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम रानिया से शादी करो।
वो अब की मर्तबा काटदार लहजे में बोले और परीसा को तंजिया निगाहों से देखा। वो खौफजदा सी सर झुका गई। इब्राहिम ने महसूस किया कि परीसा का हाथ कांप रहा है। उसने परीसा को तसल्ली देने के लिए उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, गोया तसल्ली दे रहा हो कि मैं यहीं मौजूद हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रानिया से शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, ये रानिया से ज़्यादा प्यारी है और हो सकता है आपको रानिया से ज़्यादा अजीज़ भी हो जाए, अपने बेटे की पसंद होने की हैसियत से। इब्राहिम ने मुतमईन अंदाज में कहा, पहली बात तो यह है कि तुमने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर इस लड़की से शादी की है, और दूसरी बात यह कि तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया, तो मैं इसे कबूल नहीं करूँगा। तुम इसे अपनी बीवी बनाकर ले तो आए हो, लेकिन इस घर में सिर्फ एक फ़र्द की हैसियत से मौजूद रहेगी, ना कि मेरी बहू की हैसियत से। अब अपनी बीवी को लेकर जा सकते हो। वो अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से चले गए। इब्राहिम परीसा का हाथ थामे उसे अपने कमरे में ले आया। वो बेहद डरी हुई थी। तुम परेशान मत हो, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा गुस्से के थोड़े तेज़ हैं, लेकिन मुझसे बेहद मोहब्बत भी करते हैं, और धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि तुम मेरी पसंद हो। इब्राहिम सुल्तान ने परीसा के दोनों हाथ थामते उसे नरमी से आगाह किया, लेकिन ये शादी तो आपने मेरे कज़न समीर और राबी को मुजरिम साबित करने के लिए की है। उसके दिल में मौजूद बात ज़बान पर आ गई। इब्राहिम धीरे से मुस्कुराया। हाँ, ये शादी मैंने अपने मिशन के लिए ही की है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ तो तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि अब तुम सिर्फ मेरे मिशन का हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा हो। और हम अपनी शादी की शुरुआत अभी नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को हर मामले में सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जब तक तुम इस घर में घुल मिल नहीं जाती, बाबा तुम्हें दिल से कबूल नहीं कर लेते, हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इब्राहिम ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गोया वो परीसा को नॉर्मल रखना चाहता था। उसकी निगाहों में अपने लिए इज्जत और एहतराम देखकर वो हैरत में मुब्तला हुई। क्या मैं इतना प्यारा हूँ कि तुम मुझे यूं घूर रही हो? परीसा उसे खामोशी से देखे जा रही थी, तो इब्राहिम ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, तो वो नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराई। इब्राहिम वहाँ से उठकर ड्रेसिंग रूम की जानिब चला गया, ताकि अपना लिबास तब्दील करके खुद भी कुछ खा सके और परीसा को भी खिला सके, क्योंकि रुखसती के वक्त उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था। इब्राहिम को तो भूख लगी थी, और यकीनन परीसा को भी लगी होगी। परीसा को इब्राहिम सुल्तान के घर आए 3 दिन हो चुके थे। इब्राहिम के बाबा उससे बातचीत नहीं करते थे। परीसा खुद भी उनका सामना करने से कतराती थी, और आज ही रानिया सुबह वहाँ चली आई थी। उसे इब्राहिम के निकाह का इल्म हो चुका था। इब्राहिम अपने कमरे में सोया हुआ था जब परीसा नीचे आई और नाश्ता बनाने का सोचा कि आज वही नाश्ता बना दे। जब भी उसका सामना रानिया से हो गया, वो उसे सर ता पैर देखती हुई हंसी। तुम में ऐसा क्या है कि इब्राहिम जैसे खूबरू शख्स ने तुमसे शादी की और मुझसे नहीं कर पाया? तो तुम हमारी क्लास की भी नहीं हो, और तुम्हारे इस हुलिये से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बमुश्किल मैट्रिक किया होगा। परीसा का रास्ता रोके रानिया उसकी तस्लील करती मुस्कुराई, जबकि वो रानिया की बात सुनकर ठुठक कर रुक गई। वो किसी भी बात को सुनकर जल्द खौफजदा हो जाती थी, लेकिन इब्राहिम सुल्तान के निकाह में आते ही उसमें काफ़ी हद तक एतमाद आ चुका था। अभी भी वो मजबूत आसाब के साथ वहाँ खड़ी रानिया की तल्ख बातें सुन रही थी। आप खामोखा मुझसे उलझ रही हैं, मेरा रास्ता छोड़ें, मैंने नाश्ता बनाना है। ये बातें आप इब्राहिम से कर लीजिएगा, वही मुनासिब जवाब दे सकते हैं। रानिया को हाथ के इशारे से वहाँ से हटने को बोलती हुई परीसा आगे बढ़ी, लेकिन रानिया सामने आ खड़ी हुई। भीगी बिल्ली क्यों बन रही हो? क्या मुझसे डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, आखिर तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे आगे? रानिया ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा। रानिया, अपनी हद में रहो, ये मेरी बीवी है, और यूं रास्ता रोकर फजूल गोई से परहेज करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वरना तुम जानती हो कि मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो तुमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। उसी लम्हे इब्राहिम सुल्तान चलाया और उसने रानिया की बात सुन ली। जब भी वो दबे दबे लहजे में उसे धमकी देने लगा। जिसे तुम धमकी दे रहे हो वो मेरी भांजी है, इससे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश मत करना।
तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। कल की आई लड़की मेरी भांजी का मुकाबला नहीं कर सकती। उसी लम्हे इब्राहिम के बाबा भी चले आए और उन्होंने रानिया को अपने साथ लगाते सपाट लहजे में इब्राहिम को टोका तो वो बेयकीनी से बाबा को देखने लगा। बाबा ये बदतमीजी कर रही थी। इब्राहिम ने उन्हें हकीकत से आगाह करना चाहा। बस मुझे कोई बात नहीं सुननी। अपनी बीवी को कमरे तक महदूद रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। चलो बेटा, हम नाश्ता करते हैं। उन्होंने इब्राहिम को वहीं टोक कर समझाया और फिर रानिया को लेकर नाश्ते की मेज़ की जानिब चले गए, जबकि परीसा वहीं सर झुकाए अपने हाथ मसलने लगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं तुम्हारे साथ। इब्राहिम उसकी घबराहट फौरन भांप गया था। जब भी आगे बढ़कर उसने परीसा के दोनों हाथ थामते उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जवाबन उसने सर उठाकर मुस्कुराकर इब्राहिम को देखा। आज हमें तुम्हारी ममानी के घर जाना है। जो सामान तुम लेकर आई हो उनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हैरत अंगेज तौर पर समीर को मुजरिम करार दे रही हैं, लेकिन अभी समीर के झूठे बाहर जाने वाले कागजात वहाँ से उठाने हैं जो शायद तुम लाना भूल चुकी हो। इब्राहिम ने यकलख्त आगे बढ़कर धीरे से परीसा को बताया। हम किस वक्त जाएंगे? परीसा ने उसकी बात सुनकर जाने का वक्त पूछा। अब शाम को ही जाएंगे। मैं तुम्हारी ममानी से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाऊंगा तो तुम आसानी से जाकर समीर के कमरे से कागजात उठा लेना, और अगर वहाँ मौजूद ना हुए तो ममानी के कमरे में देख लेना। इब्राहिम सुल्तान ने उसे पूरा तरीका बताया। और अगर राबी वहाँ मौजूद हुई तो? परीसा ने सर उठाकर सवाल किया। राबी आज घर पर मौजूद नहीं होगी क्योंकि वो आज समीर से मिलने जाएगी। मुझे ऑफिस से इल्म हो चुका है। तुम बेफिक्र रहो, घर पर सिर्फ तुम्हारी ममानी मौजूद होंगी। इब्राहिम की बात सुनकर उसने सर हाँ में हिला दिया। तुम दोनों आज यहाँ कैसे चले आए? मुझे तो लगा था शादी के बाद तुम यहाँ लौट कर नहीं आओगी। शाम को इब्राहिम और परीसा जब मामू के घर पहुँचे तो ममानी ने उन्हें देखकर हैरत से पूछा। इब्राहिम सुल्तान ने ढेरों तहाइफ आते हुए ख़रीदे थे ताकि ममानी देखकर बेहद खुश हो जाए, और अभी भी वो ताज्जुब से तहाइफ को देखते हैरत से पूछ रही थी। आपको कैसे भूल सकती हूँ? बाबा के जाने के बाद आपने ही तो मेरा ध्यान रखा था, और फिर अम्मी के बाद भी तो आपने ही मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। मैं तो आ जाती लेकिन कुछ मसरूफियात थी तो नहीं आ पाई। आज सोचा चक्कर लगा लूं। परीसा ने धीरे से सर झुकाकर नरमी से उन्हें कहा और फिर गले मिली। ममानी ने इब्राहिम के सामने उसे कुछ नहीं कहा और परीसा को गले से लगाते खुश दिली से मुस्कुराई। आओ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ, तब तक पानी भी लाती हूँ। तुम्हारी दोस्त तो आज कहीं गई हुई है, देर से आएगी, यहीं रुक जाना। ममानी ने मुस्कुराकर उन दोनों को अंदर बैठने को कहा और ख़ुद उन दोनों की खातिर मदारात करने उठी। नहीं ममानी, आप बैठे, मैं बना लूँगी। परीसा ने उन्हें रोका और ख़ुद उठ खड़ी हुई। हालांकि ममानी उसे मेहमान समझकर बेहद रोकती रहीं, लेकिन परीसा को कागजात भी तो तलाश करने थे। जब भी वो उन्हें ज़बरदस्ती वहीं इब्राहिम के पास बिठाकर ख़ुद बावर्ची खाने के जानिब चली आई। बावर्ची खाने के साथ ही समीर का कमरा था। वो खाना बनाने के साथ सोच में मुब्तला थी कि जल्दी कागजात भी तलाश कर ले। तभी चावल दम पर लगाकर समीर के कमरे की जानिब चली आई। वो समीर के कमरे से कागजात तलाश कर रही थी, जबकि इब्राहिम बाहर उसकी ममानी के पास बैठा गुफ्तगू में मगन था। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे मतलूबा कागजात मिल जाए, लेकिन पूरा कमरा छान मारा, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अचानक ही उसे अलमारी की आखिरी हिस्से से कागजात मिले तो यकलख्त समीर कमरे में दाखिल हुआ। ओहो, तो मुझे तुम पर जो शक था वो सच साबित हो चुका है। आखिर तुम भी जासूस बन चुकी हो और मेरी जासूसी करोगी। जाने समीर कहाँ से निकल आया था, और उसने तंजिया अंदाज में हंसते हुए परीसा को देखते कहा। उसके हाथ में पिस्तौल भी थी। आप यहाँ कैसे? परीसा फौरन घबरा गई और हकलाकर पूछा। वैसे ही जैसे तुम यहाँ मेरे होने वाले शौहर के कमरे में मौजूद हो। तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी होशियारी से सब कर जाओगी और मुझे भिनक तक नहीं पड़ेगी? जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी उस दिन के बाद से हमारा हर काम बिगड़ रहा था। ज़रा सी छानबीन के बाद अदराक हो गया कि इब्राहिम सुल्तान जासूस है।
राबी भी मुस्कुराती हुई उसके सामने चली आई। आज उसके चेहरे पर पहले सी मासूमियत नहीं थी, बल्कि कहरबार तासुरात थे। परीसा ने दरवाजे के पार इब्राहिम को तलाश करना चाहा। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फौरन दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया कि कोई मतलूबा चीज़ उठाकर उन दोनों की जानिब उछाले और ख़ुद वहाँ से फरार हासिल कर ले, क्योंकि उसका वहाँ से बचकर निकलना बेहद ज़रूरी था। आखिरकार उसे पास ही चारपाई के करीब कांच के ग्लास दिखाई दिए। उसने दोनों ग्लास उठाए और एक राबी और दूसरा समीर की तरफ फेंका और ख़ुद तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। इब्राहिम बाहर ही खड़ा उसकी बहादुरी पर मुस्कुराया था। उसने फिर फौरन से परीसा को अपनी कमर के पीछे छुपाया और अपनी पिस्तौल निकालकर राबी और समीर की जानिब मोड़ दी। ममानी ये मंजर देखकर बेहोश होने के दर पे थी। तुम दोनों अब अपनी गिरफ्तारी दे दो, क्योंकि यह घर मुकम्मल तौर पर पुलिस की हिरासत में है। अगर यहाँ से भागने की कोशिश भी करोगे तो पकड़े जाओगे। तमाम सबूत तुम दोनों के खिलाफ हैं। लड़कियों को बेचकर उनकी स्मगलिंग करना, हर किस्म का नशा बेचना और फिर छोटे बच्चों का भी कारोबार करने का तुम लोगों ने सोच रखा है। इन तमाम जराइम में तुम दोनों को अपनी गिरफ्तारी देनी होगी, वरना दूसरी सूरत में तुम दोनों अपनी जान से भी जा सकते हो। समीर के हाथ से हथियार गिर चुका था जब उसे परीसा ने ग्लास मारा था, लेकिन अब वो अपना हथियार उठाने ही वाला था जब परीसा इब्राहिम की पुष्ट से निकलकर आगे बढ़ी और फौरन से समीर का हथियार उठाकर उसकी जानिब मोड़ दिया। बस बहुत हुआ, तुम और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अपनी गिरफ्तारी दे दो या फिर मैं गोली तुम दोनों पर चला दूं। परीसा ने पिस्तौल मजबूती से दोनों हाथों में पकड़ी, चिल्लाकर कहा। उसी लम्हे बैरूनी दरवाजे से पुलिस चली आई। फिर राबी और समीर को अपनी हिरासत में ले लिया गया। ममानी बेहद शोर मचा रही थी। जब उन्हें अपने बेटे के जुर्म का अदराक हुआ तो उन्हें गशी के दौरे पड़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद तमाम मामलात संभाले जा चुके थे, जबकि इब्राहिम सुल्तान अपनी बीवी परीसा को फखरिया अंदाज में देखते मुस्कुरा रहा था कि कैसे उसने हिम्मत से काम लेते आगे बढ़कर हथियार थाम लिया था। मैंने तो सोचा था कि मेरी बहू इब्राहिम से ये नौकरी छुड़वा देगी, लेकिन तुम तो इसके काम में बराबर की शरीक हो। एक बेटा जासूस कम था कि बहू भी जासूस बन गई। कम से कम कुछ तो ख्याल कर लो बेटा। इब्राहिम के बाबा को जब परीसा और इब्राहिम के कारनामे का इल्म हुआ तो वो पहले चौंके और फिर उनकी तमाम नाराज़गी यकलख्त ख़त्म हो गई। इब्राहिम ने और परीसा ने उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। उन्हें परीसा बतौर अपनी बहू के रूप में कबूल थी। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आप बस हमारे लिए दुआ किया करें, क्योंकि अब आपके घर में तो दो जासूस हैं ना। इब्राहिम ने परीसा को पढ़ाई मुकम्मल करवाने के बाद सीक्रेट एजेंट बनने की इजाज़त दे दी थी और अभी भी वो उसे अपने साथ काम करने के लिए हायर कर चुका था। नाराज़गी के बादल छट चुके थे। परीसा कमरे में आई तो इब्राहिम बिस्तर पर दराज था। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? परीसा ने फिक्रमंदी से पूछा। इसलिए कि आज हमें अपने रिश्ते की शुरुआत कर लेनी चाहिए। दोस्ती को अब साइड पर कर देना चाहिए। इब्राहिम बिस्तर से उठा और उसके करीब आया। उसके दोनों हाथ थाम लिए। आपको बड़ी जल्दी है? वो धीरे से मुस्कुराकर बोली। हाँ, तो तुम्हें मज़ीद वक्त दरकार है क्या? भला इतनी खूबसूरत बीवी सामने मौजूद हो तो कौन इंसान अपने जज्बात पर काबू रख सकता है? इब्राहिम सुल्तान उसके करीब आते बोला तो परीसा धीरे से मुस्कुरा दी। शर्म से उसके गाल सुर्ख हो गए थे। इब्राहिम उसके चेहरे पर ये गहरे रंग देखता हुआ लुत्फ अंदोज हुआ, जबकि वो गुल अनार हुई सर झुका गई। तो फिर आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।